दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आए हैं आपके साथ। और आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में, खास तौर से यूपीएससी का पसंदीदा टॉपिक है। स्टेट पीसीएस में भर भर के सवाल आते हैं। कोई भी स्टेट पीसीएस उठा लीजिए, आप देखेंगे फाइनेंस कमीशन से, वित्त आयोग से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं निकलता है जिस एग्जाम में 1 2 3 4 क्वेश्चन तक एमसीक्यू और आपका मेंस में इसकी बहुत ज्यादा वेटेज है। तो आज का टॉपिक हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से खोल के रख दें आपके सामने, पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दें। आप चाहे वनडे एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस में आप एनरोल हो, चाहे यूपीएससी में आप पढ़ाई कर रहे हो, सब जगह से आपको क्या करना है, इस पूरे टॉपिक को थोड़ा विस्तार से समझ लेना है। और ये जानकारी केवल इसलिए नहीं कि आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, एक अवेयर पर्सन के रूप में, एक जानकार व्यक्ति नागरिक के रूप में देश के, आपको इन चीजों की जानकारी होना चाहिए। तब जाके आप पता लगा पाएंगे कि अब भाई प्रधानी का चुनाव आ रहा है गांव में, तो प्रधानी के चुनाव में कहां से पैसा आता है, क्यों आता है, कौन प्लान, सारी की सारी जानकारी नगर पालिका से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री, हर जगह कहीं से अगर कोई एनर्जी पंप हो रही है, एनर्जी का सोर्स क्या है, तो एनर्जी के सोर्स के रूप में अगर हम बात करें तो वो क्या है, वित्त आयोग है। ठीक है, ये एक संवैधानिक निकाय है। संविधान में बाकायदा इसका जिक्र है आर्टिकल में। और आर्टिकल कौन सा है, 280। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, 280। वित्त आयोग के लिए अगर कोई एक आर्टिकल है जो ये बताता है कि कहां पे कौन सी चीजें किस किस चीज में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, क्योंकि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश में, इस तरह से फॉलो होता है। तो अब उसमें क्या है, अब फाइनेंस फेडरलिज्म में हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण तो कर दिया, पावर सेंटर हमने बना दिए कि भाई राज्यों में राज्य अपने हिसाब से काम करेगा, पुलिसिंग उन्हें दे दी, सारी चीजें दे दी। तो वित्त के हिसाब से भी तो हमें चीजें क्या करनी पड़ेंगी, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। तो केंद्र में किस तरीके से चीजें रहेंगी। अब यहां पर इसका जिक्र क्यों होता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी बनाने की, तो उसमें सबसे ज्यादा चीजें ये रहती हैं कि जिम्मेदारियां राज्यों के पास बहुत ज्यादा होती हैं। सोचो आप, सारे काम राज्यों को ही करना है, अस्पताल से लेकर, गरीबी से लेकर, रोड से लेकर, नालियों से लेकर, साफ सफाई से लेकर, सारा बोझ किसके ऊपर है, तो वो है राज्यों के ऊपर। और कर किसके ऊपर ज्यादा आ रहा है, तो केंद्र के ऊपर। हर चीज में क्या है, सेंट्रल टैक्स लगाया आपके ऊपर। जीएसटी क्या है, सेंट्रल टैक्स है। ठीक है, अब सेंट्रल टैक्स में आईजीएसटी, सीजीएसटी उन्होंने कर जरूर दिया है एसजीएसटी का रूप, लेकिन आप देखो जीएसटी को इंप्लीमेंट किसने किया, केंद्र ने किया। राज्यों ने तो उसकी सहमति दी, लेकिन अगर मान लो नहीं भी, तो सेंट्रल तरीके से क्या जानते हैं, रूल रेगुलेशन कौन तय करता है देश में, तो देश की संसद, सर्वोच्च संस्था वही है। ठीक है, तो संसद इसमें क्या करती है, रूल रेगुलेशन बनाती है, राज्यों को उसको मानना बाध्यकारी है। ठीक है, तो अब जब राज्यों को मानना बाध्यकारी है, कई चीजें इस तरीके से हैं, तो जिम्मेदारियां तो राज्य पे हैं, धरातल पे काम राज्य को करना है। स्टेट क्या करता है, ग्राउंड पे काम करता है। सेंटर क्या करती है, सेंटर उसके ऊपर क्या करती है, अपना आधिपत्य जमा कर रखती है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे देश में फेडरलिज्म के नाम पर केंद्र सरकार को अतिरिक्त क्या दे दिया गया है, सत्ता का प्रभाव दे दिया गया है, पावर दे दिया गया है। ठीक है, और जो सत्ता की हनक है वो दिखाई भी देती है। तो वो कहते हैं कि ये संघवाद थोड़ी है, ये तो सेंटरवाद हो गया। ठीक है, संघवाद का तो मतलब यही है कि राज्य अलग नहीं है, राज्यों के पास शक्तियां ज्यादा होनी चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्तियां क्या नहीं होना चाहिए, स्टोर होकर एक जगह सत्ता को हाईजैक नहीं कर पाए, इसलिए सत्ता का हस्तांतरण हमें करना पड़ेगा। हमने संविधान संशोधन किया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, हमने पंचायत चुनाव स्टार्ट कराए, हमने क्या कराया, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव स्टार्ट कराए, तब जाके चीजें हमारी, आज देखो सत्ता का विकेंद्रीकरण धरती स्तर पर जाता है। और आप देखो गली गली, नाला नाला, आपके गली गली में सत्ता के विकेंद्रीकरण की वो मिलती है, आपको एक वो मिलता है, झलक मिल जाती है। आप सोचो, वार्ड मेंबर तक चुनाव लड़ते हैं इस देश में। ठीक है, वार्ड मेंबर हो गया, इसके बाद बीडीसी हो गया, ग्राम प्रधान हो गया, उसके ऊपर चले जाओ आप तो ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख के ऊपर आप विधायक है, विधायक के ऊपर क्या है, नगर पंचायत अध्यक्ष है, नगर पंचायत अध्यक्ष के बाद क्या है, नगर पालिका अध्यक्ष है, इसके बाद सांसद है, सांसद के ऊपर फिर क्या है,
केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब है, राष्ट्रपति साहब, इस तरीके से हायरार्की हमारी चलती है। बात समझ में आई? तो इन सब चीजों को जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था तो उसमें एक चीज समझ में आती है कि फिर फाइनेंशियल हस्तांतरण कैसे होगा, कैसे ये तय करेंगे हम लोग कि अब कौन सा पैसा किस राज्य को किस तरीके से जाए। तो इसके लिए संविधान में जिक्र किया गया आर्टिकल 280 में वित्त आयोग, और ये कौन सा वित्त आयोग है? 16वां वित्त आयोग है। अभी इसकी सिफारिशें क्या की गई हैं? पूरी तरह से मान ली गई हैं। इसका काम है सिफारिश करना, ठीक है। और वित्त मंत्रालय और राज्य जो है आपस में बैठकर फिर इसकी क्या करते हैं? सिफारिशों पर क्या करते हैं? बहुत ज्यादा विचार विमर्श होता है, फिर जाके कहीं सहमति बन पाती है, और फिर क्या करना होता है? फिर जाके सारी चीजें इंप्लीमेंट होती। अब देखो आप कैसे होगा इसमें। इसमें होता है कि भाई दो तरह से चीजें होती हैं। एक तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है आर्टिकल 280, और एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि भाई सीधे के सीधे तय हो जाएगा कि राज्यों को केंद्र का कितना हिस्सा जाएगा। केंद्र ने मानो 5 साल में एक कोई बकेट भरी टैक्स के रूप में, उस टैक्स के रूप में बकेट भरने के बाद उसे क्या करना है? फिर से राज्यों से भरी राज्यों को ही वापस करना है। बात समझ में आई? कोई चीज हमने उगाई, मान लो कासेपुर का सरदान खान चला गया कहां पे? मच्छी बाजार में। उसने सारी की सारी मच्छियां कहां से पकड़ी? तालाब से पकड़ी। तालाब से पकड़ने के बाद फिर क्या किया? उन मच्छियों को बांटा गया, रखा गया एक साथ, और फिर उन मच्छियों का क्या किया? बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद फिर क्या कर दिया गया? उसमें से आधी मच्छियां फिर से तालाब में छोड़ दी गई, आधी के साथ वो क्या कर रहे हैं? अपना पूरा भरण पोषण कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी चला रहे हैं, सारी की सारी चीजें अपनी उस तरीके से कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? इस तरीके से काम करता है वित्त आयोग का। काम है ये सिफारिश करना कि अब राज्यों का अनुदान कितना बढ़ाना है, किसको कितना देना है, किसका कितना हक है। उसके कई पैमाने इन लोगों ने बना रखे हैं, संवैधानिक दायरा भी बताएंगे, सारी की सारी चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि एक संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग। क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, और ये किसमें? आर्टिकल 280 में हमें इस चीज की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं, कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। 5 साल मैंडेटरी नहीं है, कई बार 4 सालों में भी ये भंग हो सकता है और फिर से गठन हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये मैंडेटरी, लेकिन बेसिक क्या होता है कि 5 सालों के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। गठन कौन करता है? वनडे एग्जाम के लिए हो जाएगा कि गठन वित्त आयोग को गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की समीक्षा भी वित्त आयोग के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इसके बेसिक काम समझ लेते हैं अपन। और क्या है? राजकोषीय संघवाद को मजबूत करता है। राजकोषीय संघवाद, जब हम कहते हैं राजकोषीय संघवाद क्या है? संघवाद की हम बात करते हैं, लेकिन जब राजकोषीय संघवाद टाइप की कोई ऐसी क्या डेफिनेशन आ रही, कोई ऐसा वर्ड आ रहा है, तो वहां पर फिर आपको वित्त आयोग का जिक्र करना है, संवैधानिक निकाय है, इन चीजों के बारे में बताना है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है कि आर्टिकल 280 में है क्या। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम क्या करते हैं? संसाधनों का वितरण के बारे में जानकारी मिलती है। बात समझ में आई? अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी अब समझेंगे विस्तार से। हमने ये अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होगा। इसके अध्यक्ष कौन है? तो पनगड़िया साहब हैं, अरविंद पनगड़िया साहब अभी अध्यक्ष हैं इसके। गठन कब हुआ था? दिसंबर 2023 में हुआ था। रिपोर्ट कब लगी? 2025 में। और पुरस्कार अवधि जो है 26-27 में से 30-31 तक जो राज्य बढ़िया कर रहे हैं उनको सारी चीजें दी जाएंगी। अब देखो आप, आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे हम जो बता रहे हैं आपको कि केंद्र के पास अधिक कर संग्रह की क्षमता है, बहुत ज्यादा कर इकट्ठा करने की शक्तियां किसके पास हैं? तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जिम्मेदारियां किसके पास हैं? तो वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर जिम्मेदारियां आधा हैं तो इन्हें पैसा अतिरिक्त केंद्र से क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। अब देखो वर्टिकल फिजिकल, केंद्र से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण होता है, ठीक है। और राजकोषीय संघवाद का एक उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं। ये तो हो गया मोटी मोटी जो हमने आपकी जानकारी दी। अब इसके बारे में देखो आप क्या है, आर्टिकल 280 में क्या क्या चीजें हैं। अब देखो आप, 3 चीजों पर काम करती हैं। एक तो हो गया वर्टिकल डिवोल्यूशन जो हम बता रहे हैं आपको, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल देखो आप, वर्टिकल में तो सीधा सीधा है कि राज्यों को कितना दे दिया गया? 41% दे दिया गया इस बार, जो कि 15वें वित्त आयोग में भी इतनी ही सिफारिश की थी। वित्त आयोग ने अभी सिफारिश की है कि राज्यों का हिस्सा जो है
टोटल कर जो हमने अब इकट्ठा किया उसमें राज्यों का हिस्सा कितना होगा? 41% होगा साहब। ये तो हो गया क्या? वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल में क्या है कि राज्य ने किस तरीके से काम किया है, ठीक है, उसमें ये है। तीसरी चीज इसमें ग्रांट मान लो आप, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, वर्टिकल डेवोल्यूशन, और तीसरा क्या है? ग्रांट। अनुदान किसे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या क्या उसकी शर्तें हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य साहब प्रधानमंत्री ने कुछ भी सोच लिया उसके हिसाब से, नहीं, तय होती हैं चीजें। कई दौर की मीटिंग होती है राज्यों के बीच। कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नई दिल्ली में चाय पे चर्चा की, तो चाय पे चर्चा का मतलब यही है। तो वही सब लेन देन की बात हो रही है वहां पर भी कि साहब अब आपको इस बार इससे इतना नहीं मिलेगा, आपने ये गड़बड़ कर दी इस बार राज्य में, ठीक है। और वहां पर ये नहीं होगा कि बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी, ये सब नहीं चलेगा। जब हम कहते हैं कि राज्यों का राज्य संघ है तो फिर वहां पर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो यहां पर जब हमको कहते हैं राजकोषीय संघवाद, तो वहां पर ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। वहां पर फिर राज्य और केंद्रों के बीच को आपको समझना है, उसमें ना कि कोई पार्टीबाजी समझ, ठीक है। तो हमने आपको बताया किस राज्य को मिलने वाले कुल हिस्से को किस सूत्र के आधार पर बांटा जाएगा, ये तय करता है वित्त आयोग, ठीक है। विभाज्य कर पूल, ऊर्ध्वाधर वितरण, राज्यों की कुल हिस्सेदारी, क्षैतिज वितरण, राज्यों के बीच हिस्से का वितरण, अनुदान और ग्रांट और हस्तांतरण किस तरीके से होगा, वो सारी की सारी चीजें क्या है? केंद्रीय कर का ये वित्त आयोग तय करता है, ठीक है। ग्रांट कैसे होगा? विशेष वित्तीय आवश्यकता अगर किसी को पड़ गई। अनुदान है, किसी राज्य को स्थानीय निकायों में कुछ वो है। दूसरी बात है समतलीकरण है, विशिष्ट उद्देश्य है, या प्रदर्शन आधारित अनुदान है, या क्षेत्रीय राज्य विशेष आवश्यकताओं के हिसाब से अनुदान है। अब ग्रांट तो किस तरीके से मिल सकती है ना। अब मान लो कि कहीं पे अभी असम में मान लो फ्लड आई है, वित्त आयोग में सारी चीजें तय हैं, एक पैसा भी आप इधर से उधर नहीं कर सकते हो, पहले से सारी चीजें डिसाइडेड है। तो अब मान लो असम में बाढ़ आई है, उसके लिए पहले से क्या है? पैसे रखे हुए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होता है? पूरे देश में कहीं पे भी फ्लड आ जाए, कुछ भी ऐसी अनहोनी हो जाए, कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाए पूरे राज्य में, तो वहां पर फिर क्या है? वित्त आयोग सपोर्ट के लिए आगे आएगा। और ये सारी की सारी चीजें कोई ऐसा नहीं कि मोदी जी बहुत कृपामयी हैं तो वो कर रहे हैं, नहीं, ये करना ही है। ये संवैधानिक दायरा है इस देश का। संविधान का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इसी तरीके से बिल्ड है। राजकोषीय वित्त आयोग, उसकी हम जब संघवाद की बात करते हैं तो वहां पर वो सारी की सारी चीजें रिजर्व में हैं। अब ऐसा नहीं कह सकते कि साहब नवीन पटनायक की सरकार थी उड़ीसा में, वहां पर चक्रवात आया तो मोदी जी को जाना पड़ा, जाना नहीं पड़ा, जाना पड़ेगा, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो राज्य क्या है? देश का हिस्सा है, ठीक है। और उसके लिए बजट प्रॉपर तय है, इतना बजट इतने चीजों के लिए। सडन कोई ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए तय होता है, पहले से रखा होता है। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कुल कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा? सभी राज्यों के लिए समान प्रतिशत है। पूरे देश के विभाज्य कर में पूल कर लागू होता है। राज्यों के बीच हिस्से का बंटवारा, प्रत्येक राज्य का हिस्सा अलग अलग होता है, राज्य विशिष्ट सूत्र पर आधारित होते हैं। और इसमें देखो आप लोकल बॉडीज में जैसे पंचायत है, नगर पालिका है, वित्तीय संसाधन है, स्थानीय निकास है, विकास है, इन सब के लिए भी क्या किया जाता है? अनुदान दिया जाता है। सॉरी, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, तीन पांच चीजों में देखो आप, वर्टिकल डिवोल्यूशन, केंद्रीय कर, ग्रांट, लोकल बॉडीज और डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी प्रावधान है। आपदा जोखिम है, वित्तीय सहायता है, राज्यों की आपदा की तैयारी है, इन सबके लिए पैसा तो जाएगा ना। जब आप राज्यों से उगा रहे हैं तो राज्यों को देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वित्त आयोग यही करता है, सारी की सारी चीजें कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। बात समझ में आ गई? अब देखो आप अगली चीज देखो इसमें क्या है। अगली चीज ये है कि अब डिवोल्यूशन होता क्या है? कर का हस्तांतरण। एक तो सीधा कह दिया गवर्नमेंट ने, किस तरीके से? वर्टिकली कह दिया। ये देखो वर्टिकली सभी राज्यों में 41% अपने हिसाब से बांट लो। बात समझ में आ गई? बांट लो, ये सब में बराबर बटेगा। अगर वर्टिकल हिस्सा जा रहा है तो वो सारे राज्यों में बराबर बराबर बट जाएगा। जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे,
उनमें बराबर बराबर 41% बट जाएगा। अब आप कहो कि 59% कहाँ जाता है? 59% हमारे देश की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको वेतन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जितनी भी सेंट्रल बॉडीज हैं उनको वेतन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको वेतन वगैरह भत्ता वगैरह कौन देगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से लेती है? राज्यों से लेती है। और जब राज्यों से लेती है तो इनकम का सोर्स क्या है? राज्य ही तो है। तो अपने पास कुछ नहीं रखेगी वो। ये सारी के सारे वेतन, ये सारे के सारे जो कुछ है, मोदी जी का प्लेन, हवाई जहाज, ये सब कुछ जो चल रहा है, ये कहां से मोदी जी घर से थोड़ी लगा देंगे। तो ये राज्यों से आता है वो पैसा, समझ रहे हो ना? जो आप कर उगाते हैं इस जनता से, इस देश से, वो कहां से आता है? बेसिकली तो वो राज्यों से आ रहा है। तो राज्यों से आ रहा है तो 59% केंद्र अपने पास रख रहा है और 41% क्या कर रहा है? वापस राज्यों को भेज दे रहा है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा बराबर बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल में शर्तें हैं, कई तरह की शर्तें हैं। किस राज्य ने किस तरीके से परफॉर्म किया, किस तरीके से वहां पर वनों की स्थिति है, पॉपुलेशन की स्थिति है ना, गरीबी कितनी है, उस हिसाब से उस राज्य को प्रायोरिटी दी जाएगी। बात समझ में आ गई? आप समझो, 41% ये हो गया सीधा सीधा, 59% अपने पास बचा लिया। अब जो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन फॉर्मूला है वो किस तरीके से काम करता है? आय में दूरी। अगर आय में दूरी है किसी राज्य की तो उसको क्या किया जाएगा? 42.5% प्रायोरिटी उस राज्य को दी जाएगी जो गरीब है, उसको पहले रखा जाएगा, उसको ज्यादा अनुदान मिलेगा, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है? मान लो कोई राज्य अगर क्या नहीं कर पाया, तरक्की नहीं कर पाया, कोई राज्य अगर पिछड़ा है, बहुत ज्यादा भुखमरी है, जैसे बिहार हो गया, सारे पैरामीटर में क्या है? पिछड़ा राज्य। पिछड़ा राज्य तो क्या मिलेगा वहां? वहां इस प्रायोरिटी पे क्या मिलेगा? 42.5% हिस्सा इसका हॉरिजॉन्टल बजट का अगर 100 है पूरा, तो 42.7% केवल क्या है? आय के डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर उसको क्या किया जाएगा? प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। इस हिसाब से बंटवारा होता है। ठीक है? अगला क्या है? जनसंख्या के हिसाब से। अब इसकी चुनौतियां भी आगे हम समझेंगे। एक राज्य ने क्या किया? अपने यहां जनसंख्या कंट्रोल कर ली 80 के दशक में, 90 के दशक में। एक राज्य ने दबा के जनसंख्या बढ़ाई उस समय। साउथ के जितने भी राज्य हैं वो इसी बात का विरोध करते हैं कि साहब हमने इस देश की जनसंख्या में अपना कंट्रीब्यूशन कम दिया तो ये हमने पाप कर दिया। आप तो इन्हें प्रोत्साहित कर रहे हो जनसंख्या पैदा करने वालों के। और जब मैं आपसे बोलता हूं कि आजादी के बाद इस देश में जो कुछ भी अच्छा हुआ उसमें विदेशी सहयोग था, आजादी के बाद इस देश में जो कुछ भी बुरा हुआ उसमें क्या था? विदेशी हाथ था। एक काम जो हम अपनी दम पे कर पाए कि हम 30 करोड़ से 140 करोड़ हो चुके हैं, वो है हमारी जनसंख्या। इसमें ना तो कोई विदेशी हाथ है और ना ही इसमें कोई विदेशी सहयोग है। ये हमारा व्यक्तिगत पराक्रम है जो आपके सामने हमें दिखाने का मौका मिला, आपको शोकेस करने का मौका मिला। इसमें ना तो विदेशी हाथ है और ना विदेशी सहयोग है। ये इकलौती चीज है जो हम अपनी दम पे कर पाए। ये हम लोगों का व्यक्तिगत पराक्रम है। बात समझ रहे हो ना? तो वही है। साउथ वाले बेचारे इसके लिए शिकायत करते रहते हैं कि यार सर, हमने उस समय जनसंख्या कंट्रोल करी, इस देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ, उसमें हम लोगों ने बड़ा अपने आप को वो रखा, हम पढ़े लिखे लोग थे। तो सरकार बोली ना ना ना, देखो अब यूपी की 30 करोड़ होने वाली है, ठीक है? अब 30 करोड़ लोगों के साथ अन्याय नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें भी तो हैं उधर। अगर हमने उस राज्य में कटौती कर दी तो लोकसभा में कौन बैठा लेगा? तो केंद्र में अगर हमें बैठना है तो दिल्ली का रास्ता कहां से होके जाता है? तो यूपी से होके जाता है, लखनऊ से होके जाता है। और अगर लखनऊ से होके जाता है दोस्त, तो उसके लिए जरूरी है समीकरण साधना। बात समझ में आ गई? कोई भी सरकारें इस तरीके का रिस्क नहीं लेती हैं यूपी के साथ और वो। अब इसको आप राजनीतिक उसमें ना लीजिएगा, टिप्पणी को पॉलिटिकली नहीं है, पर आप समझने की कोशिश करो। अब हैं तो अपने ही देश के लोग, चाहे जैसे भी हो। तो जब ज्यादा है तो ज्यादा अनुदान वहां लगेगा, ज्यादा दिक्कतें हैं वहां, ज्यादा बीमारियां भी हैं, ज्यादा विकास कार्यों में भी चीजें लगेंगी। तो वहां पर ये 17.5% क्या लग जाएगा? सीधा लग जाएगा। ये कितना हो गया? 42.5 और 17.5 कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 60%। कितना हो गया? 60। अब देखो इसमें 40% बच रहा है। तो जिनके यहाँ क्या है,
डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अच्छा है, अच्छे काम कर रहे हैं, उनको 10% अनुदान मिलेगा। ठीक है, क्षेत्रफल में अगर अच्छा काम कर रहे हैं, क्षेत्रफल ज्यादा है, मान लो राज्य छोटा है, जनसंख्या भी छोटी है, लेकिन अगर राज्य बड़ा है, वहां पर विकास कार्यों को करने में बहुत दूरी तय करनी पड़ती है, विकास कार्यों में खर्चा भी ज्यादा होगा, तो उन राज्यों को भी प्रायोरिटी है कि अगर राज्यों की दूरी ज्यादा है, जैसे एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, इन लोगों को 10% ऐसे अनुदान मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूरियों में क्या है, रोड वगैरह, सड़क वगैरह बहुत दूर दूर तक बनानी पड़ जाती हैं। अब दिल्ली छोटा सा राज्य है और जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसकी दूरी कम है, 100 किलोमीटर में पूरा दिल्ली खत्म हो जाता है, 200 किलोमीटर में। तो यहाँ पर फिर क्या है, अनुदान वो 10% की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। अब जिसने अच्छे पौधे लगा रखे हैं, वृक्षारोपण कर रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को लेकर आगे चल रहा है, कोई राज्य अगर है, तो उसको यहाँ पर 10% प्रायोरिटी उसको भी दी जाएगी। ठीक है, और जीडीपी ने जिसने अच्छा योगदान दिया है, चाहे वो साउथ के राज्य हों, चाहे नॉर्थ के राज्य हों, जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को बेहतर काम किया है, अच्छा चमकाया है, राज्यों का कंट्रीब्यूशन जिस राज्य का सबसे बेहतर होगा जीडीपी के मामले में, ठीक है, देश में, उसको ये चीज मिलेगी। ये टोटल कितना है, 100% में प्रायोरिटी आपने समझ ली, किस राज्य की किस हिसाब से है। तो सबसे ज्यादा तो वही है कि अगर कोई राज्य गरीब है तो सबसे ज्यादा तो 42.5% वही चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिफारिशें क्या करी गई, वित्त आयोग ने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया है अपने पूरे के पूरे पैसे का, जो केंद्रीय पैसा है, राजकोष है, का डिस्ट्रीब्यूशन राज्यों को किस तरीके से होगा, तो उसमें ये भी है। ठीक है, अब देखो आप, 41% राज्यों के लिए है ना, हॉरिजॉन्टल है, जो कि हम बता रहे हैं, 6 मापदंड हैं, देखो आप, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनकम डिस्टेंस 2011 की जनसंख्या में जो राज्य सबसे ऊपर हैं उनके लिए राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से, कि सेंसस अभी 2011 के बाद आया नहीं है, और जब आया नहीं है तो हमें एक्चुअल पिक्चर पता नहीं है, तो हम बेस क्या मान रहे हैं, 2011 का सेंसस ही मान रहे हैं। ठीक है, तो सेंसस में ज़्यादा लोग जहाँ हैं वहाँ पे प्रायोरिटी रखी गई है, 10%। फिर जनांकी प्रदर्शन पे है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कहाँ बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रफल है, आपके यहाँ फॉरेस्ट और पारिस्थितिकी की क्या स्थिति है, उसके लिए 10% प्रोत्साहन दिया जाएगा, और 10% जीडीपी में आपका योगदान क्या है, उसमें भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। बात समझ में आ गई? इससे क्या होगा, हम समानता की बात कर रहे हैं, जब 42.5 की बात हम कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, और जीडीपी में अगर कोई अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो हम यहाँ एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, दोनों का समागम है। जब हम कहते हैं कि वो राज्य गरीब है, तो वहां पर हम उसको लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि फिर हमें लेके भी तो चलना है, तो यहाँ पर हम समानता, इक्वलिटी की बात भी कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि अगर हम जीडीपी में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, राज्य को, तो फिर वहां हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, दोनों को साधने की कोशिश है। ठीक है, अब देखो आप अगला, इसमें देखो आप, जब हम कह रहे हैं कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को अधिक सहायता, ठीक है, अब जिनके यहाँ ज्यादा नहीं है, प्रति व्यक्ति आय ही कम है, तो वहां पर हम 42.5% तक दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, 6 मापदंड जो हमने आपको बताए, जनसंख्या बताई है ना, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस बताया है ना, टैक्स फिजिकल एफर्ट, बदलाव और जीडीपी में योगदान, ये सारी की सारी चीजें हमने आपको पहले ही बता दी हैं। भौगोलिक क्षेत्र अगर बड़ा है तो वहाँ 10% की बात है, अगर वन अच्छा लगाया है आपने, जैसे एमपी हो गया, तो वहाँ भी आपको 10% मिल जाएगा, और इसके साथ और भी जगह 10% मिल जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर 16वें वित्त आयोग के अनुदान और वित्तीय विकेंद्रीकरण के बारे में बहुत सी चीजें बताई हैं, जो मैं आपको थोड़ा सा डाटा के हिसाब से समझाने की कोशिश, 2026 से 2031 के बीच में 5 साल का रोड मैप है। 9.47 9.47 लाख करोड़ रुपए की क्या है, अनुदान है। मुख्य फोकस स्थानीय निकाय, जो हम कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन चीजें हैं, उसमें क्या है, स्थानीय निकाय को कितना है, 4,35,236 करोड़। बेसिक ग्रांट कितनी है, 3,48,188 करोड़, और परफॉर्मेंस ग्रांट कितनी है, तो 87,048 करोड़। ठीक है, स्थानीय निकाय को कितना जा रहा है, 3 लाख करोड़, लगभग 3.5 लाख, 3,56,000 करोड़ है। बेसिक ग्रांट कितनी दे रहे हैं आप यहाँ पर, एलोकेटेड है 3,48,000 करोड़,
और हम दे कितनी रहे हैं शहरी और स्थानीय निकायों को, ग्रामीण को इतना दे रहे हैं, स्थानीय निकायों को इतना दे रहे हैं शहरी और अवसंरचना के लिए। ठीक है, धन का आवंटन, मुख्य प्रदर्शन आधारित अनुदान क्या है, सही उपयोग, लेखा जोखा में पारदर्शिता। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें अगर आपने ट्रांसपेरेंसी भी रखी उसके हिसाब से भी आपको मदद मिलेगी। और दिक्कत क्या है, कैसे अच्छा पता लगेगा कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है कोई राज्य में, ये पूरे के पूरे पैमाना है कि धन का आवंटन कितना हुआ, उसमें आपने उपयोग किस तरीके से किया, उसका आपने लेखा जोखा किस तरीके से रखा और ट्रांसपेरेंसी कितनी है आपके लेखा जोखे में, प्रदर्शन क्या रहा। आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रांट और उत्तरदायित्व बढ़ने पे आपको ग्रांट दी जाती है। ठीक है, अब आप देखो आपदा जोखिम, आपदा जोखिम के ऊपर भी हमने क्या किया, स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड बनाया, जिसमें हमने कितना डाला, 2,04,401 करोड़ रुपए डाला। उत्तर पूर्वी राज्य हिमालयी राज्यों में कितना है, 90 है, और बाकी कितना है, हिमालयी राज्यों में 10% है, उत्तर पूर्वी राज्यों में 90% है, अन्य राज्यों में 75-25 का औसत है, केंद्र में और राज्य में। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा फंड किसके पास है, तो अब वो 75% तो केंद्र के पास ही है, क्योंकि कहीं भी जाएंगे यही जाएंगे, 25% राज्यों में बटेगा, ये भी इक्वल बटेगा अगर कभी भी दिक्कत आई तो। ठीक है, तो अब देखो आप इस तरीके से चीजें चल रही हैं। मैंने आपको एक पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन, है ना, प्रदर्शन आधारित अनुदान, स्थानीय निकाय हेतु अनुदान के ग्रांट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे दी आपको। ठीक है, और प्रदर्शन के आधार पर बनेगा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम में, लेखा जोखा, सही तरीके से उपयोग, बहुत सी चीजें इन चीजों में क्या कर रही हैं, मैटर कर रही हैं। अब आप देखो क्या है अगला, अब इसकी चिंताएं समझो आप, इसकी समस्याएं क्या हैं। वित्त आयोग का हमने पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ लिया। ठीक है, 280 के तहत कैसे कैसे चीजें वितरित हो रही हैं, ग्रांट किस तरीके से मिलेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, उसमें क्या किसका कितना रहेगा, तो वो बता दिया कि केंद्र और राज्यों के बीच में 75-25 का है, और आपको हिमालयी राज्यों, पिछड़े राज्य हैं, डिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां पर क्या है, हिमालय उत्तर पूर्वी राज्यों में 90-10 का औसत है। ठीक है, वो समझ गए आप। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चिंताएं हैं, राज्यों की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं कुछ सालों समय से, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय विकास ये राज्यों का विषय है, इन पे व्यय में ज्यादा दबाव है, अधिक वित्तीय स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं राज्य, केंद्र सरकार देना नहीं चाह रही है, इसमें क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में थोड़ा सा असंतुलन की स्थिति है, अधिक कर हस्तांतरण की मांग कर रहे हैं, अधिक नीति निर्माण लचीलापन की बात कर रहे हैं, और क्या है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अधिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, और राज्यों की राजस्व क्षमता को मजबूत करने पर भी बल देने की वकालत हो रही है। अब देखो आप, अधिक वित्तीय स्वायत्तता क्यों चाहिए, स्थानीय जरूरतों के अनुसार लचीलापन होना चाहिए। अगर आप सोचो राज्यों के पास पैसा होगा, कोई दिक्कत आ रही है, वो अपने फंड से रिलीज करके कर देंगे, राज्य तो उन्हीं के हैं और राज्य देश के हैं, और जब देश के हैं तो सरकार देश की है, फिर वो कहना यहाँ पे और लचीलापन आना चाहिए इन सब चीज, सरकार कह रही नहीं साहब, हम यहाँ पर रखेंगे पास पैसा। विकास प्राथमिकताओं में राज्यों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, राजकोषीय संसाधनों पर अधिक नियंत्रण होना चाहिए। राजकोषीय नियंत्रण राज्यों का बनता भी है, ये बल्कि रेशियो में मानता हूं उल्टा होना चाहिए, 60-40 का रेशियो होना चाहिए, 40 केंद्र के पास होना चाहिए, 60 राज्यों के पास होना चाहिए, लेकिन इसमें स्थिति बिगड़ सकती है। हमारी वो जो हनक है सत्ता की वो दिखती नहीं है, लोकसभा के चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राज्यों का क्या ही है, एक राज्य में इधर है उधर है, चलता रहेगा। कुछ दिनों बाद तो वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएंगे तो केवल केंद्र की बात होगी, राज्यों को तो कई लोगों को पता ही नहीं होगा कौन से राज्य में कौन सी सरकार बन रही है। प्रादेशिक असमानताओं को कम करने पर जोर देना चाहिए। ठीक है, अब केंद्र की तरफ से देखो साहब, वो कह रहे हैं राष्ट्रीय राजकोषीय स्थिरता बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समन्वय करना चाहिए। अब ये भी बात बिल्कुल सच है, दोनों पक्ष अपनी अपनी वकालत कर रहे हैं। केंद्र कह रही कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो राज्य थोड़ी आएंगे, वो कहेंगे हमारे यहाँ का नहीं है, केंद्र देखे, तो उन चीजों को रिजर्व में तो चीजें रखनी पड़ेंगी कि नहीं रखनी पड़ेंगी, तो ये सेंटर की जिम्मेदारी है, सेंटर की जिम्मेदारी तो सेंटर को फंड भी जरूरत पड़े, एक बड़ी मशीनरी को चलाने के लिए बड़ा फंड भी चाहिए। ठीक है, अब देखो राजकोषीय अनुशासन और ऋण स्थिरता बनी रहे, वो कह रहे हैं राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण बना रहे, और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास बने रहे। अब समझो पेट्रोल के अगर राज्यों के हिसाब से चीजें हो रही होती तो वो कैसे करते, वो अलग अलग तरीके से करते। अब यहाँ पर कंट्रोल कैसे करना है, केंद्र को करना है। कई बार ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है कि दुनिया में अगर तेल के दाम ज्यादा है तो भी हमें कम नहीं करना है,
और कम करना है, और कई जगह ऐसा होता है कि अगर तेल के दाम कम हैं तो हमें ज़्यादा करने पड़ते हैं। यानी हमें अपनी इकोनॉमी को स्थिर बनाए रखने के लिए ये सारे के सारे मापदंड लेने पड़ते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब देखो आप केंद्र की चिंताएँ क्या-क्या हैं, वो तो राज्य की चिंताएँ थीं। राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप राज्यों को पूरा पैसा दे देंगे तो राष्ट्र की चिंताएँ कौन करेगा? राजकोषीय अनुशासन बहुत ज़रूरी है। ऋण स्थिरता बहुत ज़रूरी है और राष्ट्रीय योजनाएँ बहुत ज़रूरी हैं। जैसे उज्ज्वला योजना चल रही है देश में, आयुष्मान भारत चल रही है। अब आयुष्मान भारत 5 लाख तक अगर किसी को मुफ्त इलाज दे रहा है, तो आप इसमें समझो ना कि ये केंद्र की योजना है और ये पूरे के पूरे देश में लागू होगी। और जब पूरे के पूरे देश में लागू होगी, एम्स है, एम्स स्टेट गवर्नमेंट के अंडर थोड़ी है। अगर केंद्र सरकार के अंडर है तो कहीं के राज्य का, कहीं भी व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, यहाँ पे दिखा सकता है, फ्री इलाज है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र को अपने स्तर पे क्या करनी होती हैं, इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, उनको रन करना होता है, उसके लिए पैसे की भरसक ज़रूरत पड़ती है। तो वो कह रहे हैं हमारे पास ये सारे के सारे फंड ज़रूरी हैं, ठीक है? अब देखो आप, इसका क्या है मुख्य चुनौतियाँ? केंद्र और राज्यों के बीच में विश्वास की थोड़ा-सा कमी है, क्षेत्रीय असमानता बढ़ जाती है कई बार, ठीक है? बहुत ज़्यादा असमानता है, कोई राज्य बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई राज्य बहुत ज़्यादा गरीब है, उन सबको दूर करने के लिए भी काम कर रही है। केस एवं सरचार्ज है, स्थानीय निकायों की दक्षता के ऊपर भी बातचीत है, और फिजिकल डिसिप्लिन बनाम वेलफेयर, इन सब चीज़ों की भी क्या है, वकालत होती है इस पूरे समाज में। दोनों चीज़ें, अब फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ वेलफेयर भी ज़रूरी, दोनों में किस तरीके से समन्वय बिठा लें, वही वाली बात है। अब देखो आप, पूर्व में वित्तीय हस्तांतरण होना चाहिए, राज्यों को अपनी राजस्व क्षमता बढ़ानी चाहिए, स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण करना चाहिए, पारदर्शिता और जवाबदेहिता भी तय होनी चाहिए, ठीक है? सहकारी राजकोषीय संघवाद अगर अच्छा करना है आपको, तो इन सारे पहलुओं पर क्या देना है, ध्यान देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपके? तो आपको सारा का सारा 16वां वित्त आयोग पूरा समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया है तो आप बताएँगे, नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करेंगे। यूट्यूब चैनल वगैरह पे सब चीज़ें हमारी लाइव जा रही हैं। कोशिश है कुछ दिनों बाद हम नए बैच के साथ भी उतर रहे हैं, ठीक है? अब आप देखो, असमानता और समावेशन, है ना? एफिशिएंसी, संसाधनों का प्रभावी उपयोग, बहस के जो मुद्दे हैं। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पे भी बातचीत होती है, और राजकोषीय अनुशासन और स्थिरता पे भी बातचीत होनी चाहिए, और सहकारी संघवाद समन्वय और संतुलन के आधार पर तय होना चाहिए। ये इस तरीके की बहस जो है समाज में क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब अगर राज्यों को कोई चीज करनी है तो प्रोडक्शन तो उन्हीं के हाथ में है। एफिशिएंसी बढ़ाइए, आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए, अपनी इनकम बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। केंद्र सरकार केंद्र के कर जो है वो क्या कर रही है, ले रही। राज्य अपने हिसाब से लेते हैं कर, वो राज्यों के पास ही है, ठीक है? तो ये हमने आपको वो बता दिया कि वित्त आयोग का काम क्या है, वित्त आयोग में बंटवारा किस तरीके से होता है, बंदर बांट, वो हमने सारी की सारी चीजें आपको बता दी। अब इसके थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 में वित्त आयोग ने राज्यों की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कितनी बनाए रखने की, तो आप देखो इसमें कितनी है, 41%। तो ये 15 में भी थी, 18। 15th फाइनेंस कमीशन जो था उसमें भी इतनी ही सिफारिश की गई थी, कितनी, 41 है, जहां का तहां रखा गया। हॉरिजेंटल डेवलपमेंट में सबसे अधिक भार किस मानदंड को दिया गया है, आपको बताना होगा। मैंने 6 मापदंड बताए थे। सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिला था, यानी असमानता को सबसे ज्यादा वेटेज मिला था। अगर कहीं ज्यादा गरीबी है तो वहां पर कितना था, मैंने बताया था 42.5% का वेटेज मिला है, किस चीज को, इनकम डिस्टेंस, जीडीपी, ठीक है? तो इसमें क्या है, सी है, इनकम डिस्टेंस को सबसे ज्यादा जो गरीब राज्य है। दूसरे नंबर पर क्या था, दूसरे नंबर पर थी जनसंख्या, जिस राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या है उसको मिलेगा 17.5%, ठीक है? ये था पूरा का पूरा, अब बोलो आप। निम्नलिखित में से हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट डिवोल्यूशन फॉर्मूला का हिस्सा है, इनकम डिस्टेंस, जनसंख्या, वन एवं पारिस्थितिकी, जीडीपी में योगदान। आप सोचो ये कौन से हैं, तो ये चारों के चारों ही हैं, ठीक है? इसमें छूट कौन सा रहा है दोस्त, तो आपको बताना है। इनकम डिस्टेंस है ही, दूसरे पे जनसंख्या थी, तीसरे पे क्या था, वन पारिस्थितिकी थी, जीडीपी थी,
और इसके बाद क्या था, हमने आपको बताया था, क्या था, क्षेत्रफल था, और क्या था अगला, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस था। ये थे पूरे 6, 4 इसमें हैं, 2 और थे, ठीक है। तो ये था, इसमें क्या है, चारों सही हैं, ठीक है। अब देखो 16 में वित्त आयोग की सिफारिशें भारत के राजकोषीय संघवाद में समानता, दक्षता और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन स्थापित करने के प्रयास करती हैं। चर्चा कीजिए। सिफारिशें जो हैं वो क्या करती हैं, समानता, दक्षता, राजकोषीय संघवाद और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती हैं। इस पर चर्चा कीजिए, पूरी फ्रेमिंग करनी है आपको इस। और जैसे ही आप पूरी की पूरी फ्रेमिंग कर देंगे, मैंने आपको बताया अभी, ये भूमिका लिखना है, अनुच्छेद 280 का जिक्र करना है, 41% कर हस्तांतरण को थोड़ा सा दिखाना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्वलिटी एफिशिएंसी, लोकल बॉडी, फिजिकल डिसिप्लिन, चुनौतियां, सहकारी संघवाद, और फिर निष्कर्ष आपको लिख देना है। आपका ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बन जाएगा। और दोस्त, मेरा निवेदन है आपसे कि इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर लिखना। रोज मैं निवेदन नहीं करता हूं, क्वेश्चन देता हूं, एक बार इसको करना है। ये इसलिए करना है कि एक बार अगर इसको पूरी तरह से आप कर ले गए, तो आप मान के चलिएगा कि ज्यादातर एग्जाम में पेन उठा के खाली फ्रेमिंग करनी पड़ेगी आपको। आपको सोचने की और तनाव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई? मैंने आपको बताया 16 में वित्त आयोग 26 से 31 तक के लिए गठित है। 41% राज्यों को दे दिया गया है। 42.5% वेटेज किसको है? दूसरा, अगर हॉरिजॉन्टल वितरण हो रहा है तो वो है आपके वित्तीय असमानता वाले राज्यों को, अमीर गरीब राज्यों के बीच में। 17 पॉपुलेशन में है, 10% डेमोग्राफिक में है, 10% एरिया क्षेत्रफल में है, 10% फॉरेस्ट और 10% जीडीपी कंट्रीब्यूशन में। इस तरीके से हमने क्या किया है, सारी की सारी चीजें दे रखी हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है आज का, वित्त आयोग, 16 में वित्त आयोग के रूप में हमने आपको बताने का प्रयास किया। आप कोशिश करिए, इसको पढ़िए और बहुत अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करिए। बात समझ में आ गई? तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विदा करिएगा। तबीयत फिर भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ जुड़े रहें।